अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और आपकी ईद भी अच्छे से गुजर रही है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और अवाम घरों तक महदूद होकर रह गई है और ऐसे हालात में एहतियात भी ज़रूरी है और ईद का वो मज़ा भी नहीं है। नाज़रीन, इन कोरोना वायरस के दिनों में हर शख्स का, हर इदारे का अपना किरदार रहा जो कि बहुत अहम था। जर्नलिस्ट, फौज, पुलिस, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स का बहुत अहम किरदार दिखाई देता है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स वो मसीहा हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की। ये वो मसीहा हैं जिनकी बदौलत आज बहुत से लोग अपने घरों में सुकून से सेहतमंद बैठे हुए हैं। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरीके से मनाते हैं, घर पे क्या हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, अगर उनको इमरजेंसी कॉल आती है तो वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, उसके अलावा घर वालों को टाइम देते हैं, एहतियात करते हैं या नहीं करते। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान। डॉक्टर इमरान से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये अपनी ईद किस तरीके से मनाते हैं और उसके अलावा वो किस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ रखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी, और आजकल खसूसी तौर पे ये जब कोविड-19 के डेज़ हैं इनमें क्या करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएंगे कि पहले आप ईद किस तरीके से मनाते थे, क्या एक्टिविटीज़ रखते थे, आजकल आप ईद किस तरीके से मना रहे हैं और ये जो आपकी हेल्दी रूटीन है वो किस तरह की है? पहले देखें, पहले तो ईद क्योंकि कोविड-19 नहीं था जी जी। तो उस तरह फिर आपको पता है सारे जाते थे, सब जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते थे सब गैदरिंग करते थे सारे। कोई इस तरह वो नहीं, पैरामीटर्स नहीं होते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। उस टाइम पे हालात कुछ डिफरेंट थे। अब हालात इस तरह हैं कि अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कोविड-19 आई हुई है, ठीक है। उससे आप दूर रहेंगे, जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप लोगों से 6 मीटर्स फासला रखेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आजकल ईद इस तरह मनानी चाहिए कि आप अपने अपने घर रहें, क्योंकि अगर आप पहले इस तरह होता था कि आप सारे गैदरिंग करते थे, जितने भी आपके रिलेटिव्स होते थे, बड़े छोटे बच्चे सब मिलते थे। लेकिन अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक बंदे को अगर हुआ हुआ है कोविड-19 तो हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, और यहाँ पे इतने हर बंदे का टेस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि एसिम्प्टोमेटिक बंदा हॉस्पिटल नहीं आता क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। तो उसका मतलब है वो आगे ख़ानदान वालों को दे सकता है। अच्छा। अगर वो मिलेगा अपने ईद वाले दिन सब गैदरिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि वो सबको लगे, क्योंकि ये ऐसा ख़तरनाक बीमारी है, एक ऐसा ख़तरनाक वायरस है जो कि सबको लग सकता है। तो इसमें ये है कि अगर आपके ख़ानदान में कोई बहुत ओल्ड एजड लोग हैं जो कि 50+ हैं और जिनको कोमॉर्बिड्स हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट इश्यूज़ है, लंग इश्यूज़ हैं, उनके मतलब डेथ चांसेस, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो उनसे दूर रहें, क्योंकि अगर आप उनको जाके देंगे और आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत पेशेंट्स हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, इवन कि हमारे पेरेंट्स में डॉक्टर्स हैं जो कि बेचारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनमें हुआ है, ठीक है, और लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उनको आइसोलेशन पे रखा हुआ है सारों को। तो इस तरह आप जितना दूर रहेंगे अपने घर वालों से उतना ही उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि ओल्ड लोगों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर कर रही है। ठीक है, तो आपने आजकल क्या अपनी रूटीन रखी हुई है, आप किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करते हैं कि जाहिर सी बात है सोशल गैदरिंग्स तो हो नहीं सकती और आप कहीं आ जा भी नहीं सकते, दोस्तों से नहीं इंसान मिल सकता, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक आम आदमी को और आप क्या करते हैं? हम लोग तो देखें, हम लोग को तो प्रॉपर वो मिलते हैं ना, किट्स मिलते हैं कि आप लोग, हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम लोग तो अपना काम करते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये होता है कि हम सिर्फ ऑन कॉलर जाते हैं, मतलब कि जब अगर ईद वाले दिन मेरी कॉल नहीं है तो ये दूसरी कॉल है तो वो जाएगा। ईद के दूसरे दिन अगर मेरी कॉल है तो मैं जाऊँगा। पहले ये होता था कि सब के सब डॉक्टर जाते थे, अब ये है कि जिसकी कॉल होती है सिर्फ वो जाता है हॉस्पिटल। तो अगर मेरी कॉल है तो मैं जाऊंगा, मेरी कॉल नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और हमारी ईद मोस्ट प्रॉब्ली जो इस तरह आप लोग हमारी पहले से थी, जिस तरह हम अभी रह रहे हैं, ठीक है, कोई लोग इतने नहीं है, सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा भाई है, ठीक है। तो हम इधर ही बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की और उधर उधर मिलने की सबसे, क्योंकि आपको पता है कि ये लगती है बहुत बुरी तरह। और हो सकता है अगर मेरे से चली जाए, किसी और से चली जाए, अगर मेरे से किसी ओल्ड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को चली जाए तो वो उनके लिए बहुत बुरा होगा। तो हम आजकल ये कर रहे हैं कि हम लोग
दूर रह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, तो शायद उनको हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि वो उनको हो, क्योंकि वो बेचारे लड़ रहे हैं पेशेंट से, और कि यार ये मतलब ख़त्म हो जाए, इस वायरस से लड़ रहे हैं कि यार ये किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ऐसी एक चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहा, और ये 40,000 पीपल को आज हुआ हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हमने रोकने के लिए हमें सोशल गैदरिंग बंद करनी होगी। और इस तरह, और जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उन पे हम देख रहे हैं डिफरेंट मेडिसिन, होपफुली कुछ हो जाए। लेकिन हम ईद ऐसे ही मनाएंगे कि हम घर सिर्फ ऑन कॉलर जाएंगे हॉस्पिटल, वापस आके फिर जो भी हॉबीज़ होंगी वो करते हैं, लेकिन हम विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग ना मिलेंगे इधर। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ तौसीफ, जो कि आजकल कैपिटल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आप किस तरीके से अपनी ईद जो है वो मनाया करते थे और आजकल कैसे मनाएंगे कोरोना वायरस के दिनों में। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और अब हम आपसे ये पूछेंगे कि किस तरीके से आप ईद मनाया करते थे पहले और अभी कैसे मनाएंगे? अच्छा, हमारा ये है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी ईद हमेशा जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, और बहुत कम ऐसा होता है कि हमें ईद की नमाज़ भी पढ़ने का मौका मिले। ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं और ईद पे अपने गाँव वगैरह नहीं जाते। तो मेरे अब्बा को हमेशा ये मुझसे गिला रहता है कि तेरी तो ईद भी हमारे साथ नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ईद के दिन जितने डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं तो हम 2-2 घंटे की ड्यूटीज़ कर लेते हैं। लेकिन ये कि हमारी ईद के दिन ड्यूटी ज़रूर होती है जो लोग इस्लामाबाद में मुकीम हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको रिलीव करना होता है जो इस्लामाबाद से बाहर, वो तीसरे दिन आके फिर कवर करते हैं, तो फिर हम तीसरे चौथे दिन हमारी जो है वो ईद होती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, फैमिली का गिला तो होता होगा, कभी फैमिली कहती तो होगी कि जो आपके बच्चे हैं वो भी कहते होंगे कि नहीं आते आप, और आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं, क्या करते हैं आप? बस हमारे असल में जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो घर वाले हैं वो बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हाँ गिला करते हैं, कहते हैं मैं तुम ही रहे हो ड्यूटी करने के लिए और कोई नहीं रहा। और अब जब ये कोरोना का मसला है तो अभी तो हम 24 आवर्स ऑन कॉल होते हैं, हमें किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है, किसी वक्त भी जो प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारे पास आजकल कैपिटल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स रिटायर हो गए, अब मैं भी एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हूँ, और उसमें सीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं। और कोरोना का जो मसला है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अपने जूनियर्स को ना डिसीजन मेकिंग नहीं दी हुई। उसकी वजह ये होती है कि कोरोना में अभी जो है बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि क्लियर कट नहीं होते, और बल्कि हम अगर उनको किसी कोरोना सेंटर में भेजें तो वो उनको लेते भी नहीं हैं, इसलिए कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं उस वक्त वो उस तरह के नहीं होते। अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लूज़ मोशन और वॉमिटिंग के साथ भी आते हैं, ठीक है, और उनको भी कोरोना होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आते हैं। तो उसमें फिर हमने ये करना होता है कि हम पेशेंट को अगर मूव करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इमरजेंसी में आया पेशेंट, इमरजेंसी में थोड़ी देर रखा, फिर उसको जो है आइसोलेशन में रखा, या उसको पहले समझा कि भाई इसको तो अभी इस वक्त हार्ट की प्रॉब्लम की ज़रूरत है, उसको सीसीयू में ले गए, सीसीयू से उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, पहले आईसीयू में ले गए, उनको हमने ना कम से कम मूव करना होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जहाँ भी वो कोरोना का पेशेंट दाखिल होता है, हम उस वार्ड को बंद करके फ्यूमिगेट करते हैं, 2 दिन के लिए वार्ड बंद करते हैं। तो ये डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स बड़े कम हैं, डॉक्टर राशिद हैं, राशिद इकबाल हैं, या उनको कॉल किया जाता है या मुझे कॉल किया जाता है, या हमारी एक लेडी डॉक्टर है उनको कॉल। तो हम तीनों में से कोई जाके पेशेंट को देख के असेस करके फिर डिसाइड करता है कि इसके साथ हमने क्या करना है। और हमने उनसे कहा हुआ है कि गैर ज़रूरी तौर पे मूव ना करें। हमने अपने तमाम डॉक्टर्स को मना किया हुआ कि आपने टच नहीं करना पेशेंट को, ठीक है, और अगर आपने अप्रोच भी करना है तो अपने साइड से मतलब जो नॉर्म्स थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। पहले हम अपने जूनियर डॉक्टर्स को डांटते थे कि तुम हाथ नहीं लगाते हो, तुम्हारी नॉन टच टेक्निक है, और हम उनको कहते हैं भाई तुमने हाथ अभी नहीं लगाना है, पहले हमें पेशेंट देखने दो, हमें डिसाइड करने दो, कोई डेंजरस बात तो नहीं है। इसलिए कि कोरोना का
से बचना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और आपको पता है कि सारे पाकिस्तान में बल्कि सारे वर्ल्ड में डॉक्टर्स बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं हम उनको हर वक्त समझाते रहते हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद बच्चे हैं, छोटे यंग लोग हैं, हीरो हैं और ख्याल नहीं करते। मतलब वो हम उनसे कहते हैं कि आप आपस में भी जो है ना वो 6 फुट का फासला रखो, आपस में साथ बैठ के चाय मत पियो, खाना मत खाओ, ठीक है ना। तो कुछ तो करते हैं मगर कुछ नहीं करते और फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर किसी कोई एक केस पॉजिटिव हो जाता है तो हमें कुछ 40 के लोगों के टेस्ट कराने पड़ते हैं। और अब इस वक्त ये हुआ है कि NIH में भी इतना रश हुआ है कि वहाँ पे हमें जो रिपोर्ट आती है ना उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो हमें ये होता है कि जब तक हमें रिपोर्टें नहीं मिल जाती हैं तो हमने वो जो एक केस हुआ होता है उसके जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना उनको क्वारंटीन करना पड़ता है उस वक्त तक के लिए। अब हमारे पास मैन पावर पहले कम है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं उन लोगों की वजह से जो रिस्पॉन्सिबली जो है चीज़ों को नहीं कर रहे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अमूमन ये समझा जाता है और होता भी है कि डॉक्टर्स के घरों में एहतियात बड़ी की जाती है, बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। और आजकल तो वायरस के दिन है, कोरोना वायरस के दिन है। क्या आपने घर में बताया हुआ है, आप घर में क्या एहतियात करते हैं और किस तरीके से आजकल अपनी फैमिली को रन करें और ईद के क्या प्लान्स हैं, उस पर क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि मेरा जो गेट है ना उसके साथ जो है वो सोप डिश लगी हुई है और वहाँ पर जो है वो साबुन भी रखा हुआ है। जो घर में आता है ना, जब हम बाहर से आते हैं सबसे पहले वहाँ हम जो है ना वो हाथ धोते हैं साबुन के साथ। इसके अलावा हम बाहर से जो कुछ भी फल सब्ज़ी लेके आते हैं उसी नलके पे हम उसको वॉश करते हैं। और बाहर आपने देखा होगा कि टोकरी शोकरी रखी हुई है उसके अंदर हम डाल देते हैं इसको, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें पैकिंग वाली लेके आते हैं उनकी पैकिंग्स हम खोल के, आपने देखा होगा कि हमारे दरवाजे के साथ ना एक डस्टबिन बड़ी रखी हुई है, उसके अंदर हम पैकिंग सारी डालते हैं, उसको खोल के उसको चीज़ को अंदर लेके आते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो चप्पल मैंने बाहर पहने हुए थे वो मैंने बाहर ही उतारे हैं और अंदर के चप्पल डिफरेंट है। इसी तरह से हम ना बिल्कुल, क्योंकि देखें बात ये होती है, बात डॉक्टर होने की नहीं है, बात ये होती है कि किसी भी शोबे में अगर आप जो बात कहेंगे ना, जब तक आप वो बात करेंगे नहीं ना, एक तो आपका दिल जो है ना वो आपसे खफा होगा, ठीक है, और दूसरी ये है कि आपकी बात में असर नहीं होगा। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, उनके पास एक औरत लेके आई बच्चे को, कहती है कि इसको कहें कि ये गुड़ खाता है, गुड़ ना खाया कि गुड़ बहुत खाता है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि बीबी 3 दिन बाद लेके आना इसको। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। अच्छा, मुझे ये नहीं याद था, मुझे क्योंकि वाक़या मैंने सुना हुआ है तो मुझे, तो उन्होंने 3 दिन बाद जब आए तो यही कहा कि बच्चे गुड़ मत खाया करो। तो उन्होंने कहा कि पहले कह देते, मैं इतनी दूर से 3 दिन बाद दोबारा आई हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं ख़ुद गुड़ खाता था और उस वक्त भी मेरी बोरी के नीचे गुड़ रखा हुआ था, तो मैं इसको कैसे मना कर सकता था। पहले मैंने खुद गुड़ छोड़ा है तो फिर मैंने इसको कहा है। और यही वजह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनकी बातों में असर हुआ करता था। और आजकल जो लोग मना करते हैं और चीज़ें बताते हैं क्योंकि वो ख़ुद उस पर अमल नहीं कर रहे होते, तो उसमें असर नहीं होता। डॉक्टर साहब, जो ईद है इस पे अवाम क्या करे कि एहतियात भी हो जाए, और अगर वो विज़िट करना चाहते हैं अपने अजीज़ व अकारिब को, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं? और अगर आपके घर में कोई आ रहा होता है तो आप उसको मना तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए बात ये होती है कि ये ईद जो है ना, ये रमज़ान भी तमाम रमज़ानों से मुख्तलिफ था और ये ईद भी तमाम ईदों से मुख्तलिफ है। अब हम पहले ही होता था कि चाँद नज़र आता था तो हम चाँद देखने के बाद अपने तमाम बुज़ुर्गों के पास जाते थे, सास ससुर के पास जाते थे, माँ बाप के पास जाते थे और उनको हम सलाम करते थे, ठीक है ना, और वो हमें बहुत सारी दुआएं देते थे। इस दफ़ा हमने क्या किया कि हमने फ़ोन पे अपने तमाम जो बुज़ुर्ग थे उनको ईद जो है चाँद रात की मुबारकबाद दी और उन्होंने बहुत सारी दुआएं भी दी, ठीक है। फिर यह है कि ईद की जो नमाज़ थी वो जो यंग लोग हैं उन्होंने सिर्फ अदा की है और हमने सबसे यही कहा कि आप डिस्टेंस भी रखें और सफ़ों के दरमियान भी डिस्टेंस रखें। और फिर हमने बहुत ज़्यादा इस बात को प्लीड किया कि आप खुली जगहों पे, मैदानों में, ईदगाहों में, इस्लामी शार भी यही है कि आप ईद की नमाज़ जो है ईदगाह में अदा करें, तो वो जगह खुली होती हैं। और फिर ये कि हमने इस बात की भी कोशिश की कि वहाँ पे आने और जाने के रास्ते ज़्यादा हों ताकि रश ना पड़े।
और फिर हमने गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त की थी कि ये नमाज़ों के टाइमिंग्स हैं वो थोड़े डिफरेंट रखें, ताकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रश ना पड़े और जो है सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा एकदम से रश ना हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहाँ पे अवाम जो है एहतियात नहीं करती और उसको करना चाहिए, जो आप मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली ईद के हवाले से? देखिए, जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जो एहतियात है ना, इसका वेरी सॉरी टू से हमारी एजुकेशन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल जाहिल हैं, लेकिन उनको आप थोड़ी सी बात भी समझा दो, दे आर सो इंटेलिजेंट, वो उसके ऊपर अमल करते हैं और कंप्लाई करते हैं। और दूसरी तरफ मैं अपने डॉक्टर्स को देखता हूँ, ठीक है, जो इतने एजुकेटेड हैं, सारा कुछ है, उनको हम हर वक्त समझाते हैं और उनको पता है कि ये सारा कुछ, बहुत से लोग तो इसको मजाक समझते हैं ना। आप उनके सामने मरीज़ हैं जो कि दाखिल हो रहे हैं कोरोना के साथ, डेथ्स हो रही हैं कोरोना के साथ, ठीक है, डॉक्टर्स को का प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो लोग एहतियात नहीं करते, हर वक्त मास्क नहीं पहनते, साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो बात ये है कि लेकिन ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख्याल कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो इतना वो ख्याल कर रहे हैं कि वो साइको हो गए इतना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन ये कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जब से लॉकडाउन कम हुआ है तो वो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। देखिए, हाँ, बात ये है कि हम लॉकडाउन बहुत लंबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम एक गरीब मुल्क है, ठीक है, और फिर ये कि यहाँ पर लोगों की जो काम करने की है, वो बहुत से लोग हैं जो जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, तो हम इतना बड़ा लॉकडाउन, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ा सा मास्क इस्तेमाल करें, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो हम इस बात को जो है वो कर सकते हैं। फिर हम, हमारा मीडिया वालों से, आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोमोट करें उसको, बल्कि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही होती, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उनकी वीडियोस को ना चलाएं। हम जितना जिस चीज़ को दिखाएंगे ना, वो उतनी चीज़ प्रोमोट होगी। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा दिखाएंगे, अपने एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में भी दिखाएंगे कि लोग दूर हैं, मास्क लगा रहे हैं, अपने गेम शोज़ में भी दिखाएंगे कि लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रोमोट होगी। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो जज्बा होता है डॉक्टर्स के अंदर कि अभी जिस टाइम पे ये कोरोना वायरस आया, ये सिचुएशन पैदा हुई, तो सब कुछ फैमिली को पीछे छोड़ के इमरजेंसीज में जाना और उन कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करना और अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली का ना सोचते हुए, तो ये कहाँ से आता है? देखिए, बात ये है कि ये जो बात है ना कि जी परवाह ना करना, ये बहुत गलत है। हम परवाह करते हैं और हमें परवाह करनी चाहिए। देखें, अगर हम अपनी हिफाजत करेंगे तो हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करेंगे ना तो हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ना, उनमें बहुत जज्बा है और वो उस जज्बे के अंदर जो है ना, जो हमारी जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनको पीछे छोड़ के और फ्रंट पे जाते हैं पेशेंट की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखें, पेशेंट की हेल्प और पेशेंट की ट्रीटमेंट हम अपने SOPs में रह कर ही करेंगे। और बात ये कि जज्बा तो यकीनन हमारा है, ठीक है, और बहादुरी भी है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारी कमिटमेंट है जो हमने पहले दिन से की हुई है हेल्थ के साथ और लोगों की हेल्थ के साथ। लेकिन वो इसमें जो हमारी कमिटमेंट अपनी हेल्थ के साथ है, उसको हमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुना कि डॉक्टर साहब का कहना है कि ये जज्बा वो है कि जिसके साथ हमने कमिटमेंट की हुई है। हमारी जॉब ऐसी है कि हम लोग आते ही इस मकसद से हैं कि हम लोग आवाम की खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें और यही करते हुए हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजिया ज़फ़र, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि ये ईद किस तरीके से मनाती हैं फैमिली के साथ
और इस बार कैसे मनाने जा रही हैं? कैसी हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक। से हैं? अच्छा, बताएंगी हमारे व्यूअर्स को कि आप पहले कैसे ईद मनाती थी, क्या करती थी, क्या रूटीन होती थी और अब क्या करती हैं? पहले अगर बात करें ईद की तो डेफ़िनेटली बहुत फ़र्क आया है पहले की लाइफ़ में और अब की लाइफ़ में। लेकिन ये सब माइंडसेट है कि हम चीज़ों को जितना अच्छा रखने की कोशिश करें, जितना उनको लाइट रखने की कोशिश करें। ईद का मौका है और त्यौहार भी है, और इस त्यौहार में हम अपनों को और हमारे जो खुद की एक मेंटल स्टेट है उसको हमें ठीक करने का और उसको पॉजिटिव रखने का बहुत अच्छा मौका है। रेदर देन कि हम कंपैरिजन पे आएँ कि पहले कैसा था अब वैसा नहीं रहा, उसको हम छोड़ने की बजाय हम इस चीज़ पे देखें कि इस त्यौहार को अब हम डिफरेंट तरीके से पॉजिटिवली कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं घर में रह के। पहले ये था कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग और बहुत ज़्यादा हमारा मेल मिलाप बहुत ज़्यादा था। अब डिफरेंस ये आया है कि अब हमारी गैदरिंग्स में बहुत फ़र्क आ चुका है। ऑल्दो कि वो मिलना है फिर भी, लेकिन वो जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की जब बात करें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात करें, तो उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और ये हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जहाँ तक आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये डिफरेंस है कि पहले वो एक डर नहीं था, पहले एक वो हिचकिचाहट नहीं थी। अब हमें डर को अगर हम थोड़ा सा लाइट भी लें, एहतियात प्रिकॉशन की अगर मैं बात करूँ, तो हमें एहतियात रखते हुए अपनी इस ईद को सेलिब्रेट करना है, और जो भी अच्छी हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसको हम प्रिकॉशंस में रखते हुए वैसे ही रखें। तो इस बार आपने ईद की शॉपिंग की? ईद की शॉपिंग की, लेकिन ऑब्वियसली बहुत फ़र्क था। जैसे पहले ईद की शॉपिंग का एक पूरा ध्यान रखते थे, मज़ा आता था, एंजॉय करते थे, वो उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सका, क्योंकि मेजरली अभी जो हमारे लिए मैटर कर रहा है वो सर्वाइवल बेस अगर हम देखें तो वो उस पॉइंट पे हैं हम। हमारे लिए जो सेकेंडरी जो हमारी गेन्स थे हैप्पीनेस के, वो थोड़ा सा हमने साइड पर रख के हमने एक बेसिक लेवल को देखना है कि प्रिकॉशन की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ कि शॉपिंग का वो एक चीज़ रही, लेकिन बहुत लाइट मोड में, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स वैसे यूजुअली बड़ी एहतियात करते हैं और फेमस भी इसलिए होते हैं कि बड़े साफ़ सुथरे एहतियात करने वाले। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग एक साल ईद जो है वो अगर शॉपिंग ना भी करें और सिंपल तरीके से मना लें, तो इससे हमारी मेंटल स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ता है या कोई असर आएगा? बहुत अच्छी बात की आपने, और आई थिंक हमारे अवाम को, हमारी पॉपुलेशन को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जान है तो जहाँ है, अगर ज़िंदगी है तो आप आने वाले कई सालों में अपनी बहुत सारी ईद मना सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप जाते हैं, और ये बात तो तय है कि आप नहीं कह सकते कि बाहर आप सेफ़ हैं, और इस बात को हमें अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि आप एक चीज़ को टाइम दें। 1 ईयर तक आप बीमार भी तो होते हैं, हम जब बीमार होते हैं नेचुरली हम टाइम लेते हैं। ये जो एक पैंडेमिक है इसमें हमें एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम लेना है, संभलना है हमें, समझना है हमें, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें करना क्या है। लेकिन अगर हम बिना कुछ सोचे समझे वो जो हमारे पुराने रवाज थे, पुराने सारी जो कल्चर चीज़ें हम लेके चल रहे थे, उनको फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली नुकसान उठाएंगे। तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं, ईद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सक रहे, तो उन मेंटल किस कंडीशन से वो गुजरते हैं, आप क्या बताना चाहेंगी? क्या वो कंडीशन होती है? सेकेंडली, रमज़ान में भी, ईद पे भी, तो वो लॉकडाउन रहा और बड़ी लिमिटेड सी आपकी मूवमेंट रही। फिर सेकेंडली, सोशल गैदरिंग्स जो हैं वो नहीं हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को विज़िट नहीं कर सकते, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान एक समाजी हैवान है, सोशल एनिमल है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सोशलाइजेशन के बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन जब एक चेंज आता है तो उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन हम डिनाइल के फेस में रहेंगे और ये चीज़ के हम एक रिग्रेट में रहेंगे, या हम अपने आप को हेल्पलेस समझेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है, हमारी अपनी हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है, हम कहीं सेफ फील नहीं करें। लेकिन अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करें अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे अगर बात करें कि सर्वाइवल खाली मैटर नहीं करता अब, कि अगर हम जिंदा हैं तो ये एनफ नहीं है। हमें अब सर्वाइवल को चेंज कैसे करना है, अपने सर्वाइवल को किस तरह से पॉजिटिव करना है। हमारी ग्रोथ अब बहुत चेंज हो चुकी है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ थे, इवन के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हर चीज़ चेंज हुई है, और अगर हम उसको अब चेंज नहीं करते तो वो हमारे हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है। तो ये जो ईद का त्यौहार है, इसमें पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है? क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जा तो नहीं रहे कहीं पे,
विजिट भी नहीं कर रहे, आगे पीछे मूवमेंट्स भी बड़ी लिमिटेड है, तो उसमें पॉजिटिविटी लाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कैसे लाई जा सकती है, आपको क्या लगता है? अच्छा, पॉजिटिविटी भी दो तरह की होती है। एक होती है जो आपका इर्द गिर्द इन्वायरमेंट चल रहा है, आप कहते हैं उसमें पॉजिटिव रहें, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं, जानबूझ के उस चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं जो आपका दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा। दूसरी तरफ ये होता है कि आप अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको एक्सेप्ट करके उसी को न्यूट्रलाइज करें। आप उसी को, एक होता है ना रियलिटी बेस्ड, हम ऑब्वियसली जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पहली ईद हमारी इस तरह से आई है जो हम एकदम से सब कुछ चेंज हुआ है, रमज़ान इस तरह से गुजरा है, तो ये सब चीज़ें हमारे फोकस पे मैटर कर रहा है कि हम फोकस किस चीज़ पे रखते हैं। अगर हम रियलिटी बेस्ड शिफ्ट रखें, हमारा ज़्यादातर ध्यान, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मीडिया की न्यूज़ या हेडलाइंस के ऊपर होता है, तो हम थोड़ा सा उन चीज़ों से हट के उतनी ही इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि देखिए मीडिया में तो हर चीज़ का उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये हमारे ऊपर है, जैसे हमारे सामने इतना खाना रख दें तो हमने उतना ही खाना जितना हम हजम कर सकते हैं, तो आप जितना मेंटली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप उतनी ही न्यूज़ देखें, उतनी ही डिस्कशन करें। हम लोगों ने इसको टॉपिक को हेडलाइन बना दिया है, हम कहीं बैठते हैं, सोचते हैं, तो इस सर्कल से बाहर नहीं निकलते। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपनी लाइफ में जैसे घर से बाहर जो एक्टिविटीज़ रखते थे, खाना पीना या फिर बुक रीडिंग करना, अब वो चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी घर में रूटीन बनाएं, उसको डेवलप करें, लेकिन हमारा फोकस जो है हम उस तरफ लेके जाना ही नहीं चाह रहे। सो मेन चीज़ ये है कि आप देखें कि क्या चीज़ आपको खुश करती है। 10 में से अगर 2 चीज़ें भी कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, उस पे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं ईद के दिनों में? और सेकेंडली ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली पे, ठीक है? इन सारी चीज़ों में से जो बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई। जो मेन है, जो मैंने इस पूरे इन्वायरमेंटल जो हमारा एक चल रहा है, इसमें मैंने जो मेन चीज़ रखी है वो कम्युनिकेशन है। अच्छा। आप कम्युनिकेशन को जितना सिंपल रखें, जितना लाइट रखें, हम इस टॉपिक से हट के कितने टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि हम मेंटली भी अपने आप को फिट रखें। अगर हम फिजिकली भी फिट हैं लेकिन मेंटली अपने आप को वीक कर रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए वैसे ही ठीक नहीं है। इसको, इस बीमारी को छोड़ दें और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं अगर हम यही सोचते रहें कि कोविड इसके ऊपर बात करें, कोरोना के ऊपर बात करें, तो हमें, और मैंने कितने सारे केसेस देखे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों में पड़ चुके हैं। तो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप, मैं जो अपने घर में करती हूँ, कम्युनिकेशन में बहुत फोकस रखती हूँ। लाइट सी कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, वही जो एक चिल सा माहौल होता है, गपशप का होता है। फिर सेकेंडली इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, वो जो एक बुक रीडिंग वाला पार्ट था वो वैसे ही है। अब तो वैसे तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के स्क्रीन टाइम का, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम हैं, लिमिटेड हैं, तो उनमें स्क्रीन भी मैंने रखा हुआ है कि आप कोई सीज़न देख लें या कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मेंटली फिट रखे, जो आपको खुश रखे, फ़नी वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, फेस टू फेस, आप तो, अब तो हमारे पास वीडियो की सहूलत मौजूद है। फ्रेंड्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा दोस्त, हमारी कौन सी दोस्त किस इस मुश्किल के दौरान किस फेज़ में हो। तो ये बेस्ट है कि हम कम्युनिकेशन गैप ना लाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग अपनी जगह है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो है हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, मेंटली भी। बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सोसाइटी में अवेयरनेस है? सेकेंडली, किस हद तक हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो कैसे डेवलप की जा सकती है? क्योंकि अभी अगर जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम लोगों ने डिस्कशंस क्या करनी है, टीवी पे क्या देखना है, सोशल नेटवर्किंग किस तरीके से करनी है, ठीक है? तो वो कैसे डेवलप की जा सकती है? अवेयरनेस की बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस कुछ लोगों को तो बेसिक लेवल पे भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो इसलिए कि कुछ लोगों का एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं होता कि वो उस चीज़ को बूस्ट करे या उस चीज़ को कहे कि ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये अगर हम हर इंडिविजुअल अपनी ये पर्सनल एक जिम्मेदारी समझे कि चेंज जो है हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है, अवेयरनेस हमें खुद लानी है।
अगर हम बाहर भी देखते हैं, हमें कोई अवेयरनेस देता भी है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को हम कितना ग्रिप कर लेंगे। मैटर ये करता है कि आपको पता हो कि एक बीमारी है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कहाँ तक आपको नुकसान है, कहाँ तक आपको मेंटली फिजिकली एहतियात रखनी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ना इस टाइम दो तरह के लोग चल रहे हैं। एक वो कि जो बहुत डर के बैठ गए हैं, और एक वो जो बिल्कुल एक होता है कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, आवाम ऐसे बाहर आई कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें, लाइल्मी भी जो है सबसे बड़ा नुकसानदेह एक फैक्टर है जो हम काउंट नहीं करते। लेकिन इल्म में अगर हम देखें, नॉलेज जो है हमें पता हो, हम वो कहते हैं ना कि कबूतर अगर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली उसको छोड़ नहीं देगी। तो कोरोना को ये नहीं है कि पट्टी आंखों पे बांधी है या नहीं, आपको एहतियात करनी है। वो यही वाली बात है कि म्याना रवि हम कहीं खो रहे हैं बीच में, हम या तो बहुत डर रहे हैं या तो बिल्कुल ही बेफिक्र हुए हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि हम म्याना रवि से चलें और अपनी हर चीज़ को एतदाल में रख के देखें, अपनी थॉट्स को भी चेक करें। हम अपने थॉट्स को चेक नहीं कर रहे, हमें जो भी ख्याल आ रहा है हम ये कह रहे हैं कि मौके की मुनासबत है। और आप एक चीज़ नोट करें तो अक्सर लोग डिस्कशन अगर कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं तो ये बात कह दी जाती है कि हालात देखो और तुम देखो, हंसी मजाक कर रहे हो। तो हम थोड़ा स्नब भी कर देते हैं। तो रेदर देन कि आप स्नब करें, आप अप्रिशिएट करें। अगर कोई लाइट सा माहौल बना रहा है, खुश कर रहा है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करें। ठीक है। तो अच्छा, अपने तौर पे बताएं कि आप जो घर में आजकल की रूटीन है उसमें क्या करती हैं? यूजुअली आपने क्या एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं और क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या एक्टिविटीज़ लोग रखें? मेरी जो मेन है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जी। बुक रीडिंग मैंने अपनी बढ़ा दी है, बुक रीडिंग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दी है। दूसरा ये कि वो जो चीज़ें मैं अपने प्रोफेशनल करियर में बिज़ी होने की वजह से नहीं कर सकती थी, कुछ कोर्सेज़ थे, कुछ और भी चीज़ें रिलेटेड थी मेरे प्रोफेशन से, वो मैं नहीं कर पा रही थी। उन चीज़ों को हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नहीं कर पाते थे अपने बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से। एक हमारा कॉमन वर्ड होता था कि बिज़ी है, नहीं हो रहा। तो वो जो एक्टिविटीज़ हमने रखी हुई थी पेंडिंग, जिसे हम कहते हैं, उन कामों को भी मैंने इन पूरे 2 महीने में किया है, चाहे वो थेरेपीज़ हों, चाहे वो कोर्सेज़ हों, एनीथिंग। इसके अलावा बल्कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब ये पैंडेमिक आया तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन फ्री जो है बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी थेरेपीज़, बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड की हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमारा फोकस नहीं है। अभी हम उस चीज़ में है कि नहीं, हम थोड़ा-सा सेपरेटली उस चीज़ को रखें, अकेले रहें, चुप रहें, सोते रहें। एक मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली है कि लोग सो के बहुत गुजारते हैं अपना टाइम। ये भी डिप्रेशन की एक फॉर्म होती है कि आप जो हैं डिप्रेशन का तो मेन सिम्टम ये होता है कि आप सोते बहुत हैं, आपको नींद बहुत आती है, आपको भूख बहुत लगती है या लगती ही नहीं है। तो हम अपने ज़रा इन सिम्टम्स को भी चेक करें कि हमें कोई डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स तो नहीं है। आप जहाँ तक रूटीन की बात करें तो मैंने जिस तरह से वो ऐड किया कि बुक रीडिंग हो गई, फिर उसके बाद फैमिली टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि फैमिली टाइम ज़्यादा देने से इश्यूज़ लोगों ने बना दिए हैं। टेम्परामेंट, लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि घर बैठ के तंग पड़ गए हैं, बच्चों के साथ इश्यूज हो गए हैं पेरेंट्स के। तो ये इससे पता चल रहा है कि हम कितना लैग कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ में। तो जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ है वहाँ पे ग्रूमिंग आप करें। आप देखिए, आप बच्चों के साथ आपकी क्लैशेस किस चीज़ पे हो रहे हैं। पेरेंट्स के पास इतना बेस्ट टाइम है बच्चों के साथ स्पेंड करने का। लेकिन मैं एक और भी चीज़ जो है एज अ थेरेपिस्ट नोट कर रही हूँ, एज अ डॉक्टर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है। हमारे अंदर कम्युनिकेशन लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बहुत पुअर है। तो ये चीज़ें वो टाइम है कि हम क़ुव्वत बर्दाश्त अपनी पैदा करें और रिश्तों को ज़रा उसमें आसानियाँ लाएँ। बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने कहा, कि डर के बैठ गए हैं घरों में, और वो लोग जो हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो उन लोगों को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है कि वो लोग जो हैं वो मेंटली स्टेबल हों? क्योंकि उन लोगों पे तो शायद अगर वो बुक रीडिंग भी करते हैं तो वो वही सोचते हैं, ठीक है, वो किसी से बात भी करते हैं तो उनके डीप माइंड में वही चीज़ें चल रही होती हैं जो बाहर हैं, जो उनको नज़र आ रही हैं। तो वो लोग कैसे अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं ताकि वो ये जो इस तरह के त्यौहार हैं हमारे, उनको भी एंजॉय कर सकें? बेशक वो लोगों को ना मिलें, लेकिन वो घर में अपने साथ एंजॉय कर सकें। तो क्यों नहीं लोग अपनी कंपनी एंजॉय करते और इस तरह के इवेंट्स को एंजॉय करते? अच्छा, इससे पहली चीज़ ये होती है कि हमारे अपने कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं जिनको हम एड्रेस नहीं करते। जब आप अपने साथ अकेले में वक़्त गुज़ारने से आवाज़ार हों,
हाँ, अक्सर लोग होते हैं जो 10-15 मिनट भी खुद के साथ नहीं बैठ सकते। वो घबराहट का शिकार हो जाता है, उनका दिल डूबने लग जाता है, उनको रोना आ जाता है या वो सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये वो पॉइंट होता है जिसमें आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें। देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो उस बिज़ी लाइफ़ की वजह से आपके एड्रेस नहीं कर सके आप। तो उन इश्यूज़ को अच्छा आपने ये पूछा कि जिनको कोई हेल्प नहीं, सपोर्ट नहीं है, जो जा भी नहीं रहे, वो अकेले कैसे करें? बेस्ट चीज़ ये होती है कि अपने प्रॉब्लम्स को लिखें। जब आपको घबराहट हो रही है, हम अपने आप के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। हमारी सेल्फ कम्युनिकेशन क्या होती है? हम खुद को हर वक़्त डिनायल फ़ेज़ में रखते हैं, कोसते रहते हैं। तुमने ये क्यों कर दिया? आप अगर बिलफ़र्ज़ किसी सेकंड पर्सन से बात हर वक़्त ये करते रहेंगे, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे कर दिया, ये जो ब्लेमिंग गेम है, तो वो कितना आपसे दूर हो जाएगा। तो हम अपने साथ भी तो यही करते हैं। ऑल द टाइम ब्लेमिंग गेम, अपने आप को कभी एप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमें एप्रिशिएट करें। तो हम अपने अंदर बहुत दूर होते हैं अपने आप से। वो जब हम बैठते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें अपने आप से कितनी उलझन है। तो जब आप अपने साथ ही अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकते, तो आप सेकंड पर्सन के साथ कैसे रिलेशनशिप हेल्दी रख सकते हैं? तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें और उसमें बेस्ट चीज़ ये है कि आप लिखें कि आपको क्या-क्या चीज़ें तंग कर रही हैं। आप उनको फेस करें। हम भागते हैं अपनी चीज़ों से और बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर लें जिसकी लिसनिंग पावर बड़ी अच्छी हो, जो आपकी बात सुन सके। आप बैठें, बात करें, वो पर्सन आपके इश्यूज़ को एड्रेस करे। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आप साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपीज़ करती हैं, लोगों के इलाज भी करती हैं, ठीक है? तो वो एक अलग जगह, ठीक है? जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आप ये जो घर के काम-काज होते हैं, उनमें किस हद तक इन्वॉल्व्ड हैं? यानी ये जो त्योहार आते हैं, इसमें कितना पार्ट लेती हैं? फैमिली के साथ कितना टाइम देती हैं या टाइम ही नहीं होता आपके पास कि आप वो फैमिली को दें? अच्छा, चाहे मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में उस टाइम बिज़ी थी या अब फ्री हूँ, तो दोनों पॉइंट पे मैंने फैमिली टाइम हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप फैमिली टाइम नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ में वो पीस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जो पर्पज़ है, वो आपका फुलफ़िल नहीं हो रहा, आपकी एग्ज़िस्टेंस का। तो अगर आप फैमिली को ही टाइम नहीं दे सकते, तो बाकी चीज़ें तो मैं समझती हूँ आपकी प्रायोरिटाइज़ की हुई बिल्कुल बेकार हैं। तो कोई भी हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, मैं अमूमन सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। हम अमूमन कितने त्योहार ऐसे गुजार देते हैं फैमिली के बगैर, कभी-कभी तो हम कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि बिज़ी हैं। इवन कि कुछ लोग ईद का दिन भी इतना बिज़ी गुजार देते हैं। तो प्रायोरिटी आप पहले रखें। जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ ही सेट नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज़ों को आप उस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है फैमिली के साथ इंटरैक्शन। तो मैं दोनों फ़ेज़ेज़ में मैंने अपनी फैमिली के साथ, बल्कि अब तो बहुत अच्छा और हेल्दी हमारी कम्युनिकेशन हुई है माशाल्लाह। घर का एक एनवायरनमेंट एन्जॉय करते हैं और घर के अंदर ही रहते हैं। ऑल्दो कि वो स्प्रे करना, वो शुरू में तो बड़ा एक टेंशन की स्टेट थी। अब थोड़ा एन्जॉय भी करते हैं। कोई भी मेंबर यूज़्ड टू हो चुके हैं और हमें होना है। ये लाइफ़स्टाइल हमें अडॉप्ट करना है, रादर देन कि हम इस पे पैनिक हो जाएँ और एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करें। बेहतर ये है कि हम इसको एन्जॉय करें। अब हम स्प्रे करना, शुरू में बहुत ज़्यादा होता था कि बार-बार हैंड वॉश करना, बार-बार स्प्रे करना, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, बट वी एन्जॉय कि हम इस चीज़ को पैनिक ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे ठीक है। पास। तो मोस्टली केसेस किस तरह के आते हैं आपके पास जिनको आप टैकल करती हैं? कभी ऐसा भी तो होता है कि जो थेरेपी करने वाला है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है मेंटली उस बंदे के साथ जिसकी वो थेरेपी कर रहा होता है, क्योंकि उसका केस इतना स्वेयर होता है। तो किस तरह उसको डील करती हैं? कैसे केसेस आते या इट्स ट्रू, इट डिपेंड्स कि केस सिवियर कितना है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, वैसे तो हम जब थेरेपी सीखते हैं, हम जब लाइसेंस लेते हैं, तो हमें प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाती हैं। कोई हार्डली 1-2 केस ऐसे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि अगर हम खुद मेंटली फिट नहीं हैं, तो फिर मैं पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट अगर खुद मेंटली फिट नहीं है, तो वो क्लाइंट को ठीक करने के बजाय उसका नुकसान करेगा, या फिर वो अगर उसको फ़ायदा दे दे, अपना नुकसान करेगा। उसको खुद स्लीप डिप्रीवेशन, भूख के इश्यूज़, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। तो हमारे लिए तो बेसिकली हम खुद प्रॉपर टेक्निक सीखते हैं ऐसे, जिसमें हम अपनी एक प्रॉपर शील्ड, अपनी प्रॉपर एक अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर थेरेपिस्ट को ये चीज़ें पता हों, क्योंकि हम अगर बिलफ़र्ज़ अगर एक बंदा खुद बीमार है, तो वो दूसरे का क्या इलाज करेगा? बिल्कुल। तो अपने लिए कितना टाइम निकाल सकती हैं आप? अपने लिए तो मैं बहुत निकालती हूँ, ऑलमोस्ट 1 आवर। इट्स ट्रू।
वो इसलिए कि आप वही वाली बात है कि एड्रेस करना अपने इश्यूज़ को बहुत ज़रूरी है। हम खुद को एड्रेस नहीं करेंगे, अपने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। तो ये सिर्फ़ एक साइकोलॉजिस्ट के लिए नहीं, हर इंडिविजुअल के लिए कि आप एटलीस्ट दिन में आधा घंटा तो कम से कम निकालें। उस आधे घंटे में आप एटलीस्ट अपने आप को इतनी सारी थेरेपीज़ हैं, मेडिटेशन है, यूट्यूब पे हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिल रहा होता है। आप वो करें, उनको अप्लाई करें, या फिर आप किसी प्रोफ़ेशनल से कुछ टेक्निक सीख लें, तो वो आप उनको अप्लाई करें और अपने आप को देखें। हम जिस तरह अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखते हैं, हम डाइट का ख़्याल रखते हैं, हम खाने-पीने का ख़्याल रखते हैं, अच्छे कपड़ों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन हम मेंटली अपने थॉट्स का ख़्याल नहीं रखते, हम अवेयर नहीं होते। हमारे कॉग्निटिव लेवल पे वो जो ज़ंग लगता रहता है, वो एक ही बार जब बिल्कुल बंद हो जाता है ऊपर वाला पोर्शन, फिर हम पागलों की तरह ढूँढते हैं कोई डॉक्टर या कोई सुन ले हमारी बात। वो इतनी चीज़ें होती हैं कि वो जो सुनने वाला होता है वो भी इतना स्टैमिना तो नहीं रखता। ये बताएंगी कि ये आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम चला हुआ है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब्ड हैं और घरों में, और वो अपना टाइम सही तरीके से ना खुद को दे सक रहे हैं ना क्लासेस को दे सक रहे हैं, और सेकेंडली वो ये है कि वो एक डिप्रेशन की स्टेट से गुजर रहे हैं, स्टेबल भी नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसके लिए ना वही अवेयरनेस वाली बात पहले आ जाती है कि स्टूडेंट्स ने इसको फ़न भी लिया हुआ है, इसको सीरियस नहीं लिया हुआ। ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है, इसमें भी ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। अब कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी हो या स्कूल्स हो, उनके पास ऑप्शन यही है कि उनको इसी तरह से ऑनलाइन ही लेना है, क्योंकि पढ़ाई अगर रुक जाएगी तो मेंटल स्टेट बच्चों की और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो है बच्चों के लिए डिप्रेशन से ज़्यादा मुझे लगता है एक फ़न भी बन चुका है कि बच्चे इससे भाग रहे होते हैं कि नहीं लेना, जान छुड़ा रहे होते हैं, या फिर अटेंडेंस करके बस छोड़ रहे होते हैं, तो ये उनका अपना नुकसान है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को के साथ कम्युनिकेट करके उनको ये बताया जाए कि उनके अपने ही फ़ायदे के लिए है, और जब हालात बदलते हैं तो आपको तरीके भी बदलने पड़ते हैं और उन तरीक़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात की जो डिप्रेशन वाली की, ये भी अपनी जगह बिल्कुल इट्स ट्रू कि डिप्रेशन या बच्चे बहुत सारे जो हैं, जो बच्चे स्पेशली जो स्कॉलरशिप के ऊपर हैं या जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को एंजॉय करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन का फ़ेज़ है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम इससे कोप कैसे करें। तो उसमें भी जो पेरेंट्स हैं या जो इदारे हैं, उनका ये काम है कि वो बच्चों को बैठ के कम्युनिकेट पहले करें, क्योंकि हम एकदम से उनको एक सेटअप में डाल देते हैं विदाउट उनको मेंटली प्रिपेयर किए। ये भी हमारा एक नुकसानदेह एक पहलू है कि हम इसको नहीं देखते। तो आप कम्युनिकेट करें, बच्चों को समझाएं, उनको बताएं उसके फ़ायदे और नुकसान, ताकि बच्चा एक्सेप्ट करे। वो एक्सेप्ट तभी करेगा जब उसका वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो इसको एंजॉय तभी करेगा जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेन पॉइंट मैं यही कहूँगी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें, पढ़ाई बाद में है। वो जो एक पूरा एक सिस्टम चेंज हुआ है, उस सिस्टम को डिस्कस करें बच्चे के साथ, उससे रिलेटेड अवेयर करें। यस। एग्जैक्टली। नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहिबा की राय जानी, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमें फिजिकली फिट होने की ज़रूरत होती है, हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, उसी तरह हमें मेंटली फिट होने की भी ज़रूरत होती है, हमें मेंटली स्टेबल होने की भी ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जो अब इस कंडीशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में डिप्रेशन में चले गए हैं, घरों में बंद हैं, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो बंद हो गई है, वो लिमिट हो गई है और अपने अजीज़ो अकारिब की तरफ नहीं जा सक रहे। तो उनको चाहिए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएं, यानी कि बुक रीडिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, उसके अलावा जो वो हेल्दी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। और स्टूडेंट्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो अपने आप को अवेयर करें और बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई रुक जाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए किस तरीके से काम करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।